एक बार जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कृपया करके आप लोग कमेंट करके बताइए क्या आपके पास वीडियो क्वालिटी अच्छे से पहुंच रही है या लाइव स्ट्रीमिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। ये पेपर 2015 का है। पेपर कोड आप देख सकते हैं, पेपर कोड क्या दिया हुआ है, ये पेपर कोड आपका है, ठीक ना। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सभी लोग कर दीजिएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, कृपया करके आप लोग उनके पास शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के पास, ताकि हम लोग इस क्लास को शुरू करें। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए बच्चों, ये पेपर है आपका 2025 का पेपर है। 2025 का पेपर है। पेपर कोड आप देख सकते हैं 825 CR, 825 CR ये पेपर कोड है। और कौन सा विषय है आपका? सामाजिक विज्ञान का है। कौन सा विषय है बच्चों? सामाजिक विज्ञान का। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए एक बार बता दीजिए, क्लियर आवाज़ आपके पास पहुंच रही है या नहीं? चलिए देखते हैं कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न देखिए, खंड अ है ये। खंड अ है आपका बहुविकल्पी प्रश्न। खंड अ में आपका बहुविकल्पी प्रश्न मिलेगा। खंड अ में आपका क्या मिलेगा? बहुविकल्पी प्रश्न आपका मिलेगा। निर्देश भी देख सकते हैं, निर्देश आपका क्या दिया हुआ है, निर्देश भी आप लोग देख सकते हैं। निर्देश दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। यानी कि आपको OMR सीट मिलेगा 20 क्वेश्चन को करने के लिए, यानी 20 प्रश्न को करने के लिए OMR सीट मिलेगा, ठीक ना। OMR सीट पे जो है कि आपको ट्रिक करना है। और OMR जो है सीट कैसे आपको भरना है आपको पता ही होगा, ठीक ना। चलिए तो प्रश्न नंबर पहला क्या है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर पहला है कि 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? प्रश्न नंबर पहले का जवाब देंगे आप। प्रश्न नंबर पहले का ऑप्शन कौन सा सही होगा? प्रश्न नंबर पहले का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? देखिए इसमें दिया है क्रांति की, और फ्रांस की क्रांति दिया है। पहला ऑप्शन फ्रांस की क्रांति दे रखा है। दूसरा ऑप्शन दिया है नेपोलियन का उदय। तीसरा ऑप्शन दिया है जर्मनी का एकीकरण। और चौथा ऑप्शन दिया है निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चलिए विवेक का ये आ रहा है, अनुज का, चलिए अनुज, चलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन को चेक करते हैं हम लोग, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति। ऑप्शन नंबर ए OMR सीट पे जो है आप लोग उसे टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका की थी। पूरा बच्चों इस वीडियो में हम लोग पूरा पेपर को सॉल्व करेंगे। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? हिटलर की थी। बी ऑप्शन दिया है आपका विस्मार्क का था, मुसोलिन
गैरीबाल्डी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कोई आपका एक ऑप्शन सही है। जल्दी से उस ऑप्शन का चुनाव करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। 1 नंबर के क्वेश्चन है सब, जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे 1 नंबर के प्रश्न आएंगे। विवेक का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। विवेक जी क्वेश्चन भी आप लिखिए, प्रश्न नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी साथ में लिखते रहिए ताकि पता चले कौन क्वेश्चन को आप जवाब दे रहे हैं, किस प्रश्न का आप जवाब दे रहे हैं। चलिए तो ऑप्शन को चेक करते हैं, ऑप्शन कौन सा हमारा सही है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। जितने लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उनका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विस्मार्क। ऑप्शन नंबर बी आपका विस्मार्क। चलिए मनीष यादव जी लव यू। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे बताइएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी और विवेकानंद। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन सही है। चलिए मनीष यादव का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। मनीष जी आप क्वेश्चन भी लिखते रहिए, किस प्रश्न का आप जवाब दे रहे हैं उसका भी आप लिखते रहिए। प्रश्न नंबर पहले का है, प्रश्न नंबर दूसरे का है, कौन सा है, ठीक ना। क्वेश्चन भी आप लोग सभी बच्चे को, आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन भी साथ में आप लोग रखते रहिए। क्वेश्चन भी साथ में लिखेंगे तो समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शन आप जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही है उसको आप लिख कर दिखाइए, ठीक है। क्वेश्चन के साथ आप लोग जवाब भेजते रहिए। गोलू सैनी का ऑप्शन नंबर ए। जितने भी लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक से अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा। तीसरे का ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग अपने ओमार सीट में जो है कि उसको भरेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है देखिए। प्रश्न नंबर 5, महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा किस पे। महामंदी का सबसे बुरा असर किस पे पड़ा। बच्चों ये प्रश्न भी आपका आएगा, प्रश्न 4 नंबर में आएगा, इसको सॉल्व भी करेंगे। इसी वीडियो में आपका सब कुछ कराया जाएगा, शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ऑप्शन नंबर पहला है परिवहन, कृषि पर प्रभाव पड़ा उसका बुरा असर, या तकनीकी पर पड़ा, या उपयुक्त में से किसी पर नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए देखते हैं कितने लोग का ऑप्शन सही आता है। गोलू सैनी का बी का, चौथे का बी कृषि पर आ रहा है। चलिए विवेक कृष्णा, अंशु कुमारी बी, ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं विवेक सर्वेश, ऑप्शन नंबर बी गोलू बी। सभी का बी आ रहा है, सभी बच्चों का बी आ रहा है। चलिए ऑप्शन को चेक करते हैं हम, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा था बच्चों कृषि पर। किस पे पड़ा था, कृषि पर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। चौथे नंबर का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, प्रश्न नंबर 5वां देखिए। चलिए प्रश्न भी आप दे दीजिए, 5वें का बी दे रहे हैं या 5वें का चौथा दे रहे हैं। चलिए प्रश्न भी साथ में आप लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का इतना, यानी 5वें का बी, 5वें का ए, 5वें का सी, 5वें का डी, ऐसे आप करके जवाब दीजिए ताकि आप हमें भी समझ में आए कि इसका जवाब दे रहे हैं। चलिए गोलू का 5वें का सी। चलिए पहला ऑप्शन है फ्रांस में हुआ था, बी ऑप्शन दिया है इटली में, और सी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका में, डी ऑप्शन है ब्रिटेन। विवेक का सी, 5वें का सी। चलिए सी आ रहा है, सभी का सी आ रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए ऑप्शन को चेक करते हैं हम, ऑप्शन को चेक करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। मनीष यादव जी कह रहे सर दूसरा गलत है। दूसरा में हम लोग 5वें पे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
नहीं, दूसरा तो मेरे हिसाब से सही है, आप चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। छठवें का देखिए, छठवां ऑप्शन देखिए, छठवां ऑप्शन कौन सा सही है। देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। प्रश्न नंबर 66 का बताइए, प्रश्न नंबर 66 का कौन सा होगा। चंडीगढ़ है, उड़ीसा है, राजस्थान है, तमिलनाडु, बताइए 66वें नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न भी आप टाइप कर दीजिए, यानी कि प्रश्न नंबर 6वें का सी देंगे, बी देंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा। 6वें का गोलू का 6वें का डी आ रहा है, तमिलनाडु। चलिए और सभी लोग बताइए। विवेक का डी आ रहा है, अंशु कुमारी का डी आ रहा है, आयुष गुप्ता का सी आ रहा है, राजस्थान। चलिए ऑप्शन को चेक करते हैं। प्रश्न नंबर 6वें का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चंडीगढ़। क्या हो जाएगा, चंडीगढ़। 6वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चंडीगढ़। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रश्न नंबर 7वां 1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न चल रहे हैं। लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन सा है। देशभक्ति की भावना है, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण है, सी ऑप्शन है प्रगतिशील सरकार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से ऑप्शन बताइए, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7वें का ऑप्शन, प्रश्न नंबर 7वें का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। इतने बच्चे जुड़े हैं, लाइक बहुत कम है भाई। चलिए एनएलपी प्रजापति ए आ रहा है, विवेक का डी आ रहा है। आप लोग क्वेश्चन भी लिख दीजिए ना, हमें समझ में नहीं आ रहा किस प्रश्न का आप जवाब दे रहे हैं, किस प्रश्न का आप जवाब दे रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। चलिए तो 7वां का आपका क्या हो जाएगा। 7वें नंबर का ऑप्शन हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन नंबर देखिए, लोकतंत्र का प्रमुख गुण जो है देशभक्ति की भावना भी है, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण भी है, प्रगतिशील सरकार भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए विवेक का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, गुड, बहुत बढ़िया। 7वें का डी, चलिए ठीक है 7वें का डी। ऐसे जवाब देंगे अच्छा रहेगा, हमें भी समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है या गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 8 देखिए, प्रश्न नंबर 8 देखिए, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए 8वां नंबर क्या है देखिए, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। 15 अगस्त को, 10 दिसंबर को, 1 जनवरी को, 26 जनवरी को। बताइए भारतीय संविधान जो है कब लागू किया गया था, बताइए भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। चलिए 8वें का डी 26 जनवरी को। चलिए और बच्चे लोग बताइए। आयुष कह रहे हैं 7वें का डी, एनपीपी 8वें का डी। चलिए 8वें का डी, राजमती 8वें का डी, लगभग सभी का 8वें का डी आ रहा है। चलिए हो सकता है ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल सही है, आप लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8वें का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 26 जनवरी। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, भारतीय संविधान में भाषाओं की किस सूची में रखा गया। भारतीय संविधान में भाषाओं को किस सूची में रखा गया, ये बताइए, जल्दी से जवाब दीजिएगा। भारतीय संविधान में भाषाओं को किस सूची में रखा गया था। दूसरी सूची में रखा गया था, 5वीं सूची में रखा गया था, 8वीं सूची में रखा गया था, 12वीं सूची में रखा गया था। चलिए 9 का सी, विवेक का 9 का सी, राजमती का 9 का सी, आयुष का 9 का सी। चलिए 9 का सी, ज़्यादा बच्चों का 9 का सी आ रहा है। ऑप्शन चेक करते हैं। प्रश्न नंबर
भारतीय संविधान में भाषाओं को भारतीय संविधान में भाषाओं को किस सूची में रखा गया था? 8वीं सूची में। किस सूची में? 8वीं सूची में। बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की तरफ आइए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? प्रतिरक्षा, बैंकिंग, मुद्रा, ऑप्शन नंबर डी पुलिस। बताइए राज्य सूची में कौन संबंधित नहीं है? राज्य 10वें का सी, प्रजापति जी का 10वें का सी। चलिए और सभी लोग बच्चे जवाब दीजिए। विवेक सर्वेश का 10 सी। चलिए तो हम लोग चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, पुलिस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? पुलिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न को देखिए। रबी की फसल के बोने का समय क्या होता है? जून जुलाई, अक्टूबर दिसंबर, मार्च मई, अगस्त अक्टूबर। 11 नंबर का जवाब दीजिए, प्रश्न नंबर 11। चलिए 11 का बी आ रहा है, अक्टूबर दिसंबर आ रहा है। अनुराग का बी, सर्वेश का बी, प्रजापति का बी। चलिए सभी का बी आ रहा है। ऑप्शन चेक करते हैं। सभी ज़्यादा बच्चों का बी आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, अक्टूबर दिसंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, अक्टूबर और दिसंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 की तरफ देखिए। प्रश्न नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं है? चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है? 12 का ए। 12 का आ रहा है लौह अयस्क। पहला दे रखा है लौह अयस्क, दूसरा दे रखा है कोयला, सी दे रखा है प्राकृतिक गैस, डी दे रखा है यूरेनियम। ऊर्जा का खनिज कौन सा नहीं है? प्राकृतिक गैस। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस ऊर्जा खनिज नहीं है आपका। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13, कृषि का आर्थिक क्षेत्र है। कृषि का आर्थिक क्षेत्र क्या है? कृषि का आर्थिक क्षेत्र है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। कृषि का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा नहीं है? तेरह नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। जितने लोग का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। 15 नंबर प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। निम्न में गैर पारंपरागत ऊर्जा का साधन है। निम्न में गैर पारंपरागत ऊर्जा का साधन कौन है? खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बताइएगा जल्दी से। 14 का ए, 14 का ए, 14 का डी, 14 का बी, यानी कि सभी लोगों का ऑप्शन अलग अलग आ रहा है। 14 नंबर प्रश्न का सभी का ऑप्शन अलग अलग आ रहा है। चलिए हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई, सभी का ऑप्शन अलग अलग ही आ रहा है। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1 नंबर आपको बिल्कुल मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत खनिज है? तांबा है, लौह अयस्क है, अभ्रक है, सोना। प्रश्न नंबर 15 का जवाब दीजिए। अगर आप इसका सही जवाब देते हैं तो 1 नंबर आपको मिलेगा और MR शीट पे 1 नंबर को आप डार्क करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन बताइएगा। 15 का बी आ रहा है, 15 का सी। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। प्रश्न नंबर 15 का कौन सा सही है? 15 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लौह अयस्क। क्या हो जाएगा बच्चों? लौह अयस्क। ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करेंगे, लौह अयस्क। चलिए प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए बच्चों, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 1991 में, 1992 में किया गया था, 1993 में किया गया था, 1994 में किया गया था। बताइए पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? आयुष गुप्ता कह रहे हैं 15 का सी। चलिए NLP कह रहे हैं 15 का, 16 का डी। अच्छा, इनका सी आ रहा है, इनका डी आ रहा है। अच्छा, सभी का अलग अलग आ रहा है। राजमती का 16 का बी, 1992। चलिए और बच्चे लोग जवाब दीजिए, और बच्चे लोग जवाब दीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई, हम भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो जितने बच्चों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 1992, बिल्कुल आपका राइट है, 1992। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी 1992 आपका हो जाएगा। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। भारत में उदारीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1981 में, 1993 में हुआ था, 1981, 1991, 1993 और 2001। बताइए 17 नंबर का जवाब दीजिएगा, सभी बच्चे 17 नंबर का जवाब दीजिए। सत्रह नंबर का आयुष कर रहे हैं, 17 नंबर का ए 1981 में। चलिए और बच्चे जवाब दीजिएगा 17 नंबर का कौन सा हो जाएगा। चलिए 17 का ए आ रहा है, आयुष का 17 का ए। चलिए हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 17 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 1981 में 17 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1981 में हुआ था, किस में हुआ था? 1981 में आपका हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 18 को देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 18 को ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है? प्रश्न नंबर 18 है बच्चों, निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है? लौह है, तांबा है, मत्स्य पालन उद्योग है, चट्टाने हैं। 18 नंबर का जवाब दीजिएगा। 18 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आयुष करे 18 का सी, उद्योग, मत्स्य पालन उद्योग। चलिए और सभी बच्चे का जवाब दीजिए, सभी वाले लोग जवाब दीजिए जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजमती का 18 का सी। चलिए और बच्चे लोग जवाब दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए NLP का 18 का सी। ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम, 18 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है। 18 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उद्योग।
18 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उद्योग। चलिए 19 नंबर की तरफ चलिए। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी? बताइए, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में, 1970 में, 1979 में, 1967 में? 19 नंबर का जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिएगा 19 नंबर का। जल्दी जल्दी जवाब द जा, आगे भी सवाल करे के बाद, ठीक। जे अभी अगले सब्सक्राइब नहीं के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। उन्नीस का सी, आयुष का 19 का सी आ रहा है। 19 का सी आयुष का। चलिए 1979 ऑप्शन को चेक करते हैं। 1970 क्या हो जाएगा? 1970 में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी 1970 में। 20 नंबर लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हम लोग चलेंगे इसका खंड आपका जो है खंड ब चलेगा, खंड ब चलेगा। ये आपका अ चल रहा था, इसके बाद खंड ब चलेगा। चलिए 20 नंबर का है, किस देश का विकास आधारित है? किसी देश का विकास आधारित है किस पे? किसी देश का विकास किस पे आधारित है? प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता पर, लोगों की व्यवस्था स्थिति पर, और उपयुक्त सभी। बताइए 20वें का डी, निशांत कर रहे हैं 20वें का डी। अच्छा, निशांत का 20वें का डी आ रहा है। और बताइए निशांत का 20वें का डी। एनएलपी प्रजापति का 20वें का डी। अच्छा, सही बच्चे का 20वें का डी आ रहा है, क्या बात है। हो सकता है 20वें का डी ही सही होगा, क्योंकि सभी का जब ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 20वें का, तो डी ही सही हो सकता है। चलिए जवाब दीजिए, फटाक से जवाब दीजिएगा। 20वें का डी, 20वें का डी सभी लोगों को आ रहा है। चलिए हम ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए किसी भी देश का विकास जो होता है ना, वो प्रति व्यक्ति आय पे भी आपका होता है, प्रति व्यक्ति के आय पर भी होता है, और औसत साक्षरता पर भी होता है, और इसके बाद तीसरा है लोगों की व्यवस्था स्थिति पर भी आपका निर्भर करता है। तो उपयुक्त आपका हो जाएगा क्या? सभी। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो जितने लोगों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा था, बिल्कुल इनका सही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर आपका खंड ब आ गया। खंड ब में आपका कह रहा है वर्णात्मक प्रश्न है बच्चों। निम्नलिखित में के कह रहे हैं लगभग 80 शब्दों में आपको लिखना है। लगभग कितने शब्दों में लिखना है? 80 शब्दों में आपको लिखना है। तो इसमें प्रश्न नंबर पहला क्या है, ध्यान दीजिएगा। और एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि खंड ब आपका स्टार्ट हो रहा है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ में आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भी चलते रहिएगा, और इसको आप लोग अपने कॉपी पे नोट भी कर लीजिएगा, और इसको याद भी कर लीजिएगा, ठीक ना। सारे उत्तर आपके पास मिलेगा, स्क्रीनशॉट आप लोग आराम से करते रहिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कितने लोग वीडियो को लाइक कर दिए हैं एक बार कमेंट करके बता दीजिए। कितने लोग वीडियो को लाइक कर दिए हैं एक बार कमेंट करके बता दीजिए। देखते हैं कितने लोग वीडियो को लाइक कर दिए हैं, कमेंट करिए। कितने लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए हैं? चलिए आयुष कर रहे हैं, हम कर दिए हैं। चलिए आयुष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो को लाइक करने के लिए। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करिए ताकि क्लास को आगे बढ़ाया जाए। वीडियो को लाइक करिए ताकि क्लास को आगे बढ़ाया जाए। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग हर एक सॉल्यूशन का आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक है। और इसमें उत्तर भी साथ में आपका दिया गया है। देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित के लगभग 80 शब्दों में आपको लिखना है। इसमें बच्चों क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक चीज कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 2 प्रमुख प्रभावों का उल्लेख कीजिए। देखिए बच्चों आपको 4 नंबर मिलेगा इसमें। 2 प्रमुख जो है आपको प्रभाव का जो है उल्लेख करना है, और 2 करने के लिए कह रहा है, तो इसमें 2-2 नंबर का दोनों होगा।
कितने नंबर का? दोनों, दो दो नंबर का दोनों होगा। एक अथवा में दिया, अथवा में आपका दूसरा प्रश्न क्या दिया है? महामंदी के प्रमुख कारणों का उल्लेख करिए। इसका कारण क्या है उसका उल्लेख करना है। तो आप दोनों में से किसी एक को करेंगे, दोनों में से किसी एक को करेंगे, या तो पहले प्रश्न को करिए या तो अथवा वाला करिए। ये नहीं कि पेपर में आप दोनों प्रश्न को करते हैं तो एग्जामिनर जो है दोनों प्रश्नों को आपका काट देगा, यानी कि आंसर दोनों प्रश्नों का काट देगा। दोनों का आंसर आपको नहीं देना है, किसी एक का देना है, किसी एक का देना है। अब ये आपको नहीं करना है पेपर में कि आप स्टार्टिंग में जो है कि आप किसी का कर दीजिए, स्टार्टिंग में एक का कर दीजिए और एक अथवा वाला ले जा करके आप अंतिम में करिए। तो ऐसे आप करेंगे तो भी एग्जामिनर जो है आपका नंबर काट देगा। तो किसी एक ही को करना है, जो आपको आ रहा है, जो आपको याद है वही करेंगे, ठीक है। चलिए, तो दोनों का हम उत्तर यहाँ पे देंगे और दोनों का उत्तर आप लोग नोट करते जाएंगे। करें भारत की, पहला हेडिंग होना चाहिए भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव क्या पड़ा, ठीक ना। ये पहला हेडिंग आपका होना चाहिए, ठीक है। हेडिंग आप देकर रखेंगे, ब्लैक पेन से हेडिंग देंगे या ब्लैक स्केच से आप देंगे, ठीक ना। अब देखिए, इसमें आपका पहला हेडिंग होगा भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव क्या पड़ा था। चलिए देखते हैं क्या पड़ा था। 1929 की महामंदी ने यह साबित कर दिया कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी आपस में जुड़ चुकी थी। भारत पर इसके प्रभाव इस प्रकार है। 1929 के, ठीक ना। 1900 कब हुआ था? 29 में। अब देखिए, पहला है कृषि क्षेत्र पर आघात। भारत एक कृषि प्रधान देश था, इसलिए मंदी या महामंदी है कि मार सबसे ज़्यादा किसानों पर पड़ी। 1928 से 1934 तक के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने से भारत में गेहूं की कमी 50% तक गिर गई। बंगाल में जूट उत्पादों की स्थिति सबसे खराब थी, क्योंकि अच्छे कच्चा पटसन निर्यात होना बंद हो गया और उसकी कीमतें 60% गिर गई थी। ये आपका हो जाएगा कृषि क्षेत्र पर आयात, ठीक ना, आघात, यानी कि उस पर कृषि क्षेत्र पर सबसे बड़ा जो आपका प्रभाव है किस जगह पे पड़ा और कितना कितना परसेंटेज कम से कम पड़ा हुआ है, कहाँ से कहाँ तक, ठीक ना। ये आपका हो गया पहला। इसके बाद आपका दूसरा हेडिंग होगा कर्ज का जाल और कीमती धातुओं का निर्यात, ठीक ना। जब खेती में कमाई खत्म हो गई तो किसानों ने अपनी बचत जमीन और सोने चांदी के गहने बेचना शुरू कर दिया। अब ये बताइए, अगर किसी को भी खाने को नहीं मिलेगा, उत्पाद अच्छा नहीं होगा, तो अब तो वो दूसरा उपाय लगाएगा ना। प्रसिद्ध अर्थशास्त्र किन्स का मानना था कि इस दौरान भारत से होने वाले सोने के निर्यात ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद की, लेकिन भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था और गहरे संकट में डूब गई। ये आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर पहले का, दो प्रमुख प्रभावों का उल्लेख आपका हो जाएगा, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अथवा वाला देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक और है शहरी वर्ग में लाभ, यानी कि शहर में रहने वाले व्यक्ति को क्या लाभ मिला महामंदी से। अब ये आपका है महामंदी से जो है कि शहर वाले व्यक्ति को लाभ। मंदी के दौरान जहाँ ग्रामीण भारत व्यस्त था, वहीं शहरों में रहने वाले वेतनभोगी कर्मचारी और जमीन जिन्हें निश्चित किराया मिलता था फायदे में रहे। देखिए, अगर कोई भी शहर में रहता है तो आपको जो है कि रूम लेकर ही रहना पड़ता है, ठीक ना। तो भले ही भारत की अर्थव्यवस्था आपकी ख़राब हो, आपको खाने पीने के ना मिले, लेकिन जिस मकान में आप रहते हैं किराया लेकर भाड़े पे, उसका तो आपको किराया देना ही देना पड़ेगा, ठीक ना। अब देखिए, ये अब अगला है अथवा। महामंदी के प्रमुख कारण क्या क्या थे? अथवा का आंसर है, अथवा का भी आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। अथवा का ये जो आपका प्रश्न है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट कर लेंगे। पहला है महामंदी के प्रमुख कारण क्या हैं, इनको आप देख लीजिए, महामंदी के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, ठीक ना। इसके बाद कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, तो पहला आपका हेडिंग होना चाहिए महामंदी के प्रमुख कारण। इनका कारण क्या था, ये आपका पहली हेडिंग आपका होना चाहिए। पहली हेडिंग होनी चाहिए महामंदी के प्रमुख कारण क्या थे, ये पहली हेडिंग, ठीक है। दूसरा हेडिंग क्या होना चाहिए, दूसरा हेडिंग आपका होना चाहिए कृषि के क्षेत्र में अति उत्पाद।
अति उत्पाद। प्रथम विश्व के युद्ध के बाद वैश्विक बाजार में खाद्य उद्यान की आपूर्ति बहुत अधिक हो गई। जब मांग कम हुई और कीमतें गिरने लगी तो किसानों ने अपनी कुल आय को बनाए रखने के लिए और अधिक उत्पाद करना शुरू कर दिया। उन्होंने लगा कि ज़्यादा मात्रा बेचकर वे अपना गुजारा कर लेंगे। इस अति उत्पाद ने बाजार में माल का अंबार लगा दिया, जिससे कीमतें और भी नीचे गिर गई और कृषि क्षेत्र पूरी तरह बर्बाद हो गया। ये पहला है। अब इसके बाद आपका अमेरिकी कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा था वो आप देख सकते हैं। अमेरिकी कृषि पर क्या प्रभाव आपका पड़ा था। 1920 के दशक में दुनिया में कई देशों में अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए अमेरिका से कर्ज पर निर्भर थे। 1928 के अंत में अमेरिका ने घरेलू आर्थिक संकट महसूस किया तो उसने दूसरे देशों को कर्जा देना बंद कर दिया। इससे यूरोप और लैटिन अमेरिका के कई बड़े बैंक दिवालिया हो गए और उनकी मुद्राएं पूरी तरह से गिर गईं। अब अगला हेडिंग होना चाहिए व्यापारिक अवरोध। अगला हेडिंग क्या होगा? व्यापारिक अवरोध में क्या लिखेंगे आप? अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अमेरिका ने आयाती वस्तुओं पर भारी सीमा शुल्क लगा दिया। इसकी देखा देखी अन्य देशों ने भी ऐसा ही किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग ठप हो गया। अब ये आपका अगला लास्ट वाला हेडिंग है व्यापारिक अवरोध, ठीक ना। तो ये आपका महामंदी पे था, ठीक ना। अथवा वाला था महामंदी के प्रमुख कारण पे, ये आपका पूरा होगा, ठीक ना। तो ये आपको हेडिंग नोट कर लेना है अपने कॉपी पे और इसको याद रखना है। तो महामंदी का प्रश्न यदि आता है तो आप लोग ऐसे ही नोट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 को देखिए। प्रश्न नंबर 2 को देखिए। प्रश्न नंबर 2 में आपका क्या क्या दे रखा है। प्रश्न नंबर 2 को देख लीजिए ध्यान से, इस प्रश्न नंबर 2 को। चलिए हसमत अली गुड मॉर्निंग। चलिए प्रश्न नंबर 2 क्या है? राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख करना है। राजनीतिक दल, ये तो आपको पता होगा राजनीतिक दल में क्या क्या आते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप हमने दिया हुआ है। और अथवा में करके हैं लोकतंत्र की किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करिए। लोकतंत्र के किन्हीं कितने चुनौतियों करना है? 2 चुनौतियों का वर्णन करना है, ध्यान दीजिए कितने का? 2 का। और राजनीतिक दलों में कितने का करना है? आपको 4 कार्यों का उल्लेख करना है। कितने कार्यों का उल्लेख करना है? 4 कार्यों का। और 4 देखिए 4 कार्यों का उल्लेख करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा, यानी कि एक कार्य पे आपको 1 नंबर मिलेगा। एक कार्य पे कितने नंबर मिलेगा? 1 नंबर का मिलेगा। एक कार्य लिखेंगे आप, उल्लेख करेंगे एक कार्य का, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप 2 कार्य लिखते हैं, दूसरा कार्य लिखेंगे तो 2 नंबर हो जाएगा टोटल, यानी कि हर एक कार्य पे आपको 2 नंबर, एक नंबर मिलेगा, तो टोटल 4 नंबर हो जाएंगे। लेकिन लोकतंत्र के 2 प्रमुख जो आप चुनौतियां लिखेंगे ना, वो आपके 2-2 नंबर के हैं। एक लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, दूसरा लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। देखिए पहला हेडिंग आप रखेंगे राजनीतिक दलों का 4 कार्य क्या क्या है। पहला है चुनाव लड़ना। क्या लड़ना? चुनाव लड़ना, ये तो आपको पता ही होगा सर। राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारते हैं ताकि वे सत्ता हासिल कर सके, ठीक है। पहला हेडिंग ये होना चाहिए। दूसरा नीतियाँ और कार्यक्रम बनाना। नीतियाँ और कार्यक्रम बनाना, कभी भी चुनाव लड़ना होता है तो कार्यक्रम तो भैया बनाना ही पड़ता है। प्रत्येक दल अपनी विचारधारा के अनुसार प्रत्येक के विकास के लिए विभिन्न नीतियाँ और कार्यक्रम जनता के सामने रखते हैं। देखते हैं कि जब चुनाव का समय आ जाता है, या ग्राम प्रधान का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, तो ऐसा लगेगा कि हर एक जो व्यक्ति है, ठीक ना, जो प्रधानी का चुनाव लड़ता है, ऐसा वादा करते हैं ताकि जीतने के बाद वो कभी पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। तो ये आपका होता है रणनीतियाँ और कार्यक्रम बनाना, कैसे आपको बनाया जाता है। अगला हेडिंग होना चाहिए कानून निर्माण में भूमिका। चुनाव जीतने के बाद दल विधायक सांसदीय विधानसभा में देश के लिए कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। हाँ क्लास 10 का रोज होती है, सुबह 5 बजे आप ज्वाइन करते रहिएगा, ठीक ना।
और आप पेपर सेट यदि नहीं देख पाए, हिंदी का फ्री बोर्ड का पेपर सेट करा दिया गया है और फिर जो है कल आपका कराया जाएगा। ऐसे ही जो है प्रतिदिन आपका 5 बजे सुबह चलता रहेगा। ठीक है, तो हमारे साथ प्रतिदिन सुबह 5 बजे हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम। चलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई, इतना जाना जुड़ल बड़ा जा, कम से कम वीडियो को लाइक शेयर तक कर दीजिए। अगला हेडिंग क्या है, ध्यान दीजिए, विपक्ष की भूमिका। कभी भी चुनाव होता है तो विपक्षी दलों में, आपको पता है विपक्षी दलों में क्या क्या होता है। ठीक है, आप लोगों के गांव में भी प्रधानी का चुनाव होता होगा तो आपको पता है कि विपक्षी दलों में क्या क्या कार्यक्रम चलते रहते हैं। जो दल चुनाव हारते हैं वे शासन दल की कमियां को उजागर करते हैं और सरकार को जवाबदेह बनाए रखते हैं। देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव हार जाता है तो ऐसे ऐसे बहाने करता है या ऐसे ऐसे जो है कि बातें करने लगता है, तो आपको सब पता ही है ये सब, तो ठीक ना। तो ये राजनीतिक दलों में जो है आप आसानी से कर सकते हैं, तो ये आपको मुजबानी याद हो जाना चाहिए, ये आपको मुजबानी याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 2। तो देखो अभी हमने एक किया राजनीतिक दलों पे चर्चा की 4 का, और दूसरा अथवा वाला भी हम लोग करेंगे, लेकिन पेपर में आपको पता है ना, मैं बार बार बता रहा हूँ बच्चों कि पेपर में आपको कितना करना है। मैं बार बार बताते चलता हूँ कि पेपर में आपको क्या क्या करना है, पेपर में कितना करना है। देखो बच्चों, इतने लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो, 14 लोग जुड़े हो, लेकिन वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो, ये तो कंजूसी काम है। इतना मैं आपके लिए मेहनत करके लाता हूँ, टाइप भी करने में हमें 2-4 घंटा लग जाता है, लेकिन आप लोग हमारे मेहनत का कुछ फ़ायदा नहीं है। बच्चों वीडियो कम से कम लाइक तो कर दो। हाँ, 12 में फ्री बोर्ड है तो आपकी 12 की क्लास दोपहर 12 बजे चलती है। दोपहर 12 बजे क्लास आपकी 1 शॉट में चल रही है, सारे प्रश्नावली का सोल्यूशन कराया जा रहा है। 7 पॉइंट क्लास 12 वाले बच्चों के लिए 7.2 कंप्लीट करा दिया गया है। आज 7.3 का 1 शॉट चलेगा। ठीक ना, लगातार क्लास 2-3 घंटे की चलेगी, तो आप 1 शॉट में आप ज्वाइन हो सकते हैं। दोपहर में आप ज्वाइन जरूर होइए। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दो भाई, तो आगे ही बढ़ेंगे। तभी जब तक लाइक नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अथवा लोकतंत्र की किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों को लिखना है। 2-2 नंबर मिलेगा, तो इन दोनों में से किसी एक को लिखना है, या तो ऊपर वाला लिखिए या तो अथवा वाला लिखिए, किसी एक ही को लिखना है। ठीक है, चलिए अथवा का लोकतंत्र की चुनौतियां क्या क्या है, ध्यान दीजिए। पहला हेडिंग आपका होना चाहिए कि लोकतंत्र की 2 प्रमुख चुनौतियां हैं। पहला है बच्चों विस्तार की चुनौती। पहला किसकी चुनौती है, विस्तार की चुनौती। इसका अर्थ है कि लोकतंत्र शासन में बुनियादी सिद्धांतों को सभी क्षेत्रों, सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं तक पहुंचाना, इसमें स्थानीय सरकारों को अधिक शक्ति देना और महिलाओं व अल्पसंख्याकों की भागीदारी सुनिश्चित करना शामिल है। ये आपका हो जाएगा पहला, विस्तार की चुनौती। ठीक है, लोकतंत्र की 2 प्रमुख चुनौतियां लिखना है, तो पहला हेडिंग होगा विस्तार की चुनौती। विस्तार की चुनौती, आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेकर चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो दूसरा आपका हो हेडिंग होगा, ये आप एक लिखेंगे हेडिंग तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला हेडिंग है लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। देखिए, कह रहे हैं कि इसका प्रमुख उद्देश्य लोकतंत्र संस्थाओं और उनकी कार्यप्रणाली को मजबूत करना है, ताकि जनता की भागीदारी बढ़े। इसमें संस्थाओं की पारदर्शिता बढ़ाना और भ्रष्टाचार को कम करना शामिल है, ताकि लोगों की अपेक्षा पूरी हो सके। देखो बच्चों, ये बहुत छोटा सा प्रश्न है, आप इसको याद रखते हैं तो आपको 4 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ज़्यादा लिखना भी नहीं है। लोकतंत्र की 2 प्रमुख चुनौतियां लिखना है, तो आपका हो जाएगा विस्तार की चुनौती एक हो जाएगा, और लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। 2 आपको चुनौती हेडिंग लिख करके आपको लिख देना है, पूरा आपको 4 नंबर मिल जाएगा। पूरा कितने नंबर मिल जाएगा, 4 नंबर आपको पूरा तरह से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 3 की तरफ हम लोग आ गए हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि औपचारिक और
अनौपचारिक शाख के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको अंतर लिखना है, ठीक ना, औपचारिक और अनौपचारिक में अंतर लिखना है। और इसके बाद करें ग्रामीण भारत में औपचारिक खास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, ये आपको लिखना है। प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं ये आपको लिखना है, ठीक है। और अथवा में करके दिया है वैश्विक से आप क्या समझते, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय संस्कृति पर इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। पहला हेडिंग होगा औपचारिक एवं अनौपचारिक खास के मध्य अंतर, ठीक ना, पहला हेडिंग होगा। लेकिन सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये आपका हेडिंग जो है आपका होना चाहिए लास्ट में, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है, ग्रामीण भारत में औपचारिक खास के प्रमुख स्रोत, ये हमने दूसरे का लिखा हुआ है। देखिए ग्रामीण भारत में औपचारिक खास के प्रमुख स्रोत का पहले हमने लिखा हुआ है, इसके बाद जो है अंतर को बाद में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा था, इसलिए अंतर वाले को बाद में हम लिखे हैं। तो ग्रामीण पहले हेडिंग आपका होना चाहिए, ग्रामीण में औपचारिक खास के प्रमुख स्रोत, ठीक ना, पहले ये हेडिंग होना चाहिए। तो पहले अंतर पूछा है तो पहले आप अंतर को देख लेंगे, यहाँ पर अंतर लिखा है तो पहले अंतर वाले को लिखना है आपको। पहला में आपका 3 कॉलम बनाना है आपको। एक में आधार लिखना है, आधार क्या क्या है, स्रोत है, एक निगरानी है, ब्याज दर है और शर्तें हैं, ठीक ना। और दूसरे में है औपचारिक खास और तीसरे में है अनौपचारिक खास, ठीक ना। तो आधार में देख सकते हैं क्या क्या दे रखा है और औपचारिक खास में देख सकते हैं क्या क्या दे रखा है। चलिए तो ये इसको आप लिखना है, स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे इसका, ठीक है। इसके बाद इसको लिखने के बाद आप आएंगे, इसमें हेडिंग होना चाहिए। इसके बाद भारत में औपचारिक खास के प्रमुख स्रोत, पहला आपका हेडिंग होगा वाणिज्य बैंक, जिसमें आपका ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने का सबसे बड़ा माध्यम होता है। दूसरा है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये होता है विशेष रूप से किसानों और ग्रामीण कारीगरों के लिए होता है। देखिए किसानों और आप ग्रामीण जो है कारीगरों के लिए होता है ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और सहकारी जो है समिति क्या होती है, किसानों को कम ब्याज पर बीज खाद और उपकरण के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। ये आपके हो गए औपचारिक खास के प्रमुख स्रोत, पहला है वाणिज्य बैंक, दूसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और तीसरा है आपका सहकारी समिति। ये आपके हो जाएंगे। तो ये आपका तीसरे का पहला आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 नंबर इतना आप लिखेंगे तो 4 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं अथवा वाला भी देख लेते हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय कृषि पर इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। चलिए इसका देख लेते हैं आंसर क्या होगा। अथवा वाला आंसर यहाँ पे है, ठीक ना। देखिए पहला हेडिंग आपका होना चाहिए वैश्वीकरण और भारतीय संस्कृति, वैश्वीकरण और भारतीय संस्कृति। और इसमें आपका पहला हेडिंग होगा वैश्वीकरण का अर्थ, वैश्वीकरण का अर्थ विभिन्न देशों के बीच अर्थव्यवस्थाओं संस्कृति और समाजों के जुड़ाव और एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण किसे कहते हैं, विभिन्न देशों के बीच अर्थव्यवस्थाओं संस्कृति और समाजों के जुड़ाव को एकीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला हेडिंग होना चाहिए भारतीय कृषि पर प्रभाव। भारतीय कृषि पर प्रभाव क्या क्या पड़ा। अब देखिए पहला है नई तकनीकी का आगाम, नई तकनीकी का आगाम जिससे मशीन हो गई, सिंचाई हो गया, ये आपका नई तकनीकी के अंतर्गत आता है। तो वैश्वीकरण के कारण भारत में उन्नत बीज, आधुनिक मशीन और सिंचाई की नई तकनीकी का विस्तार हुआ, ठीक है। और इसके बाद अगला हेडिंग होगा निर्यात के असर। निर्यात में क्या क्या असर पड़ा। भारतीय किसानों के लिए फसलें जैसे फल, बीज, मसाले को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचने के नए अवसर खुले। अब बड़ी प्रतिस्पर्धा क्या है, कड़ी प्रतिस्पर्धा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विकसित देशों के लिए किसानों के साथ प्रतिस्पर्धा करना भारतीय किसानों के लिए कठिन हो गया, क्योंकि
विकसित देशों में कृषि पर भारी सब्सिडी दी जाती है। अगला हेडिंग होना चाहिए नगद फसलों पर जोर। नकद फसलों पर जोर। अधिक लाभ कमाने के लिए किसान अब खाद्य फसलों के बजाय व्यापारिक फसलों जैसे कपास, तिलहन की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा अथवा का पूरा आंसर, ये हो जाएगा किसका हो जाएगा, अथवे का पूरा आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपका अथवे वाला पूरा कंप्लीट हुआ। तो किसी एक ही को करना है, ध्यान, ये पेपर में किसी एक को लिखना है, या तो अथवा वाला लिखिए, ठीक ना, या तो अथवा के पहले वाला जो प्रश्न है उसको लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 4 को देखिए। प्रश्न नंबर 4 को देखिए। तो ये बच्चों प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 का स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 4, भारत में कपास उत्पादन के किन्हीं 2 क्षेत्रों का परिचय दीजिए। भारत में कपास उत्पादन के किन्हीं 2 क्षेत्रों का परिचय आपको देना है। 2 क्षेत्र का देना है। एक क्षेत्र का परिचय देते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। दूसरे क्षेत्र का परिचय देते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और भारत में मैंगनीज उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। ये 4 नंबर का आपका है, ठीक ना। तो चलिए पहला देखते हैं, किसी एक ही को करना है, ये नहीं कि दोनों को करके आप 8 नंबर बिटोर लेंगे, तो ये गड़बड़ है। दोनों को, ये नहीं कि पेपर में आप सोचे सर दोनों का मैं तो कर दूंगा, 4 8 नंबर मुझे मिल जाएगा, एक पहले कर दूंगा एक लास्ट में कर दूंगा, तो आसानी से एग्जामिनर भूल करके मुझे 8 नंबर दे देगा। तो एग्जामिनर इतना पागल नहीं रहता है, ऐसा गलती कभी मत करें आप लोग, ठीक ना। एग्जामिनर कभी पागल नहीं होते हैं। ये नहीं कि आप पहले कर दे पहले और इसके बाद अथवा वाला लास्ट में कहीं बीच में कर दीजिए तो 4 4 8 नंबर मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको, किसी एक ही प्रश्न को करना है। पता चला कि दोनों के चक्कर में वो भी गायब, दोनों के चक्कर में दोनों गायब, किसी एक ही को करिए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 है कि भारत में कपास उत्पादन के किन्हीं 2 क्षेत्रों के परिचय दीजिए। चलिए पहला देखिए, आंसर यहाँ पर दे रखा है, आंसर हमने रखा हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे और याद कर लेंगे बच्चों आसानी से, ठीक है। भारत में कपास उत्पाद के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला, इसके बाद इसमें हेडिंग देंगे भारत के कपास उत्पाद के 2 प्रमुख क्षेत्र। भारत में कपास उत्पाद के मुख्य 3 क्षेत्रों में होता है, लेकिन जिन्हें 2 ही लिखना है। 3 क्षेत्रों में होता है लेकिन कितने का पूछ रहा है, 2 का, तो हमने 2 का रखा हुआ है, ठीक है। पहला है उत्तर पश्चिम क्षेत्र यानी गुजरात और महाराष्ट्र। कपास का उत्पाद जो होता है बच्चों गुजरात और महाराष्ट्र में भी होता है। इसमें हो जाएगा, यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण कपास उत्पाद है। यहाँ की काली रेगुर मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, क्योंकि इसमें नमी सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। गुजरात वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादन राज्य है। अब देखो प्रश्न ऐसे बन सकता है कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादन राज्य कौन सा है, तो आप बता सकते हैं सर गुजरात है, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। यहाँ की जलवायु, उपजाऊ मिट्टी उच्च गुणवत्ता वाले कपास के उत्पादन में सहायक है। ये आपका हो जाएगा, ये एक आप लिखेंगे, 2 पूछ रहा है तो पहला हो जाएगा उत्तर पश्चिम क्षेत्र यानी गुजरात और महाराष्ट्र के लिए हो जाएगा। अगर एक भी लिखते हैं तो आपको इसमें 2 नंबर मिलेगा। कितने नंबर मिलेगा, 2 नंबर, ठीक है। अगला उत्तर मैदानी क्षेत्र यानी कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और राजस्थान हो गया। देखिए इन क्षेत्र में कपास की खेती मुख्य रूप से सिंचाई सुविधा नहरों पर निर्भर करती है। यहाँ मुख्य रूप से नरमा यानी कि लंबे रेशम वाली कपास उगाई जाती है। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और बेहतर कृषि तकनीकी के कारण यह प्रति हेक्टेयर उत्पाद काफ़ी अधिक रखती है या रहती है, ठीक है। ये आपको हो जाएगा प्रश्न नंबर 4। ये 2 आप लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं तो आसानी से आपको 4 नंबर मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अथवा वाला देखते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अथवा वाला हम लोग देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अथवा वाला हम लोग देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट करके कमेंट करके बताइए स्क्रीनशॉट हुआ कि नहीं।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट करके बताइए क्या स्क्रीनशॉट हो गया कि नहीं। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए करें, हो गया। चलिए गुड, आप शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला है भारत। अगला देखते हैं अथवा वाला। देखिए अथवा वाला क्या है, देखिए भारत में मैग्नीज उत्पाद, पहला हेडिंग होना चाहिए भारत में मैग्नीज उत्पाद। मैग्नीज उत्पाद एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका उपयोग मुख्य रूप से स्टील और लौह मिश्रण धातु बनाने में किया जाता है। भारत में इसे उत्पाद और वितरण इस प्रकार है। देखो वितरण यहाँ पर किया गया है, ठीक है, कहाँ कहाँ होता है। पहला हेडिंग होना चाहिए आपका उत्पाद, ठीक ना। भारत में मैग्नीज का भंडार काफ़ी समृद्ध है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक और पेंट बनाने में किया जाता है। मैग्नीज का उत्पाद किसके लिए किया जाता है, आप देख ही सकते हैं। करें कि भारत दुनिया के प्रमुख मैग्नीज उत्पाद देशों में से एक है। अगला हेडिंग होना चाहिए वितरण, यानी प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, मैग्नीज उत्पाद के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला है बच्चों उड़ीसा, दूसरा है आपका मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है आपका अन्य राज्य। चौथा क्या है, अन्य राज्य। तो उड़ीसा, पहला हेडिंग आप देंगे उड़ीसा। यह भारत का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पाद राज्य है। यहाँ मुख्य उत्पाद क्षेत्र सुंदरगढ़, क्योंझर और कालाहांडी है। ये कैसा कैसा नाम है जी। अगला मध्य प्रदेश में आपका है, यहाँ की बालाघाटी और छिंदवाड़ा खदानें उच्च गुणवत्ता वाले मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध हैं। महाराष्ट्र में आएंगे तो नागपुर और भंडारा जिलों में मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। इसके बाद अन्य राज्य कौन कौन से आ जाएंगे, कर्नाटक आ जाएगा, शिमोगा, चित्रदुर्ग और आंध्र प्रदेश में भी मैग्नीज का उत्पाद होता है। ये आपका हो जाएगा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्य आपके आ जाएंगे। ये आपका हो गया आर वाला, ठीक ना, यानी कि या वाला जो था इसका आंसर हम लोग यहाँ पे नोट कर लिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 में है क्या, कह रहे कि वर्णात्मक जो प्रश्न है सेकेंड है, निम्नलिखित प्रश्नों के लगभग 150 शब्द में उत्तर दीजिए। यानी कि आपको 150 शब्द में आपको उत्तर देना है। कितने शब्दों में देना है, 150 शब्दों में आपको उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 5 है, सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है। सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के क्या विचार थे। अथवा में करके दे रखा है, भारत में राष्ट्रवाद के उद्देश्य के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। यह है आपका प्रश्न नंबर 5। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, इसके बाद उत्तर इसका देखिए। और हाँ, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये टोटल आपके 6 नंबर के प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 6 नंबर का है। आपको किसी एक ही प्रश्न को करना है, किसी एक ही प्रश्न को करना है। 2 इसमें अथवा में करके दिया है, तो या तो सत्याग्रह वाला करिए या भारत में राष्ट्रवाद, ये आपको करना है। तो किसी एक ही को करना है और 6 नंबर आपको मिलेगा। देखिए हम देखते हैं सत्याग्रह के लिए, तो उत्तर आपका सत्याग्रह के लिए मैंने दोनों का उत्तर जो है कि आपको बता रखा है। अभी मैं आपको दोनों का उत्तर दिखाऊंगा और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, देखिए सत्याग्रह का अर्थ और गांधी के विचार क्या थे। सत्याग्रह का अभिप्राय क्या था। सत्याग्रह 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सत्याग्रह कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, 2 शब्दों से। सत्य प्लस आग्रह, जिसका अर्थ होता है सत्य के लिए अडिग रहना, यानी सत्य के लिए अड़े रहना। और महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह केवल एक राजनीति हथियार नहीं था बल्कि यह एक नैतिक आध्यात्मिक शक्ति थी। इसका मुख्य आधार यह था कि यदि आप उद्देश्य सच्चा और अपना संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो उत्पीड़क से लड़ने के लिए आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। ये आपका हो जाएगा सत्याग्रह का अभिप्राय में। यहाँ पर अगला है महात्मा गांधी के विचार क्या थे, वो आपको देखना है। देखिए महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। विचार क्या क्या थे। पहला, अहिंसा का मार्ग।
अहिंसा का मार्ग, पहला हो जाएगा, पहला हेडिंग होगा। सत्याग्रह कभी भी प्रतिशोध की भावना से कम नहीं है, ये आपको पहला लिखना है, अहिंसा का मार्ग, ठीक ना। महात्मा गांधी के विचार, पहला होगा हेडिंग अहिंसा का मार्ग, पहला हेडिंग क्या होगा, अहिंसा का मार्ग होगा, ठीक ना, पहला हेडिंग। इसके बाद दूसरा हेडिंग है परिवर्तन, हृदय का परिवर्तन। किसका परिवर्तन, हृदय का परिवर्तन, दूसरा हेडिंग आपका रहेगा। हृदय के परिवर्तन में आपको यहाँ से यहाँ तक का लिखना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा हृदय का परिवर्तन। आगे देखते हैं, और अगला हो जाएगा आत्मिक बल, आत्मिक बल होगा अगला हेडिंग। इसके बाद अगला हेडिंग होगा सत्य की सर्वोच्चता, सत्य की सर्वोच्चता, ये आपको लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा अथवा से पहले वाले का आंसर, यानी कि सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है, सत्याग्रह से संबंधित महात्मा गांधी के विचार क्या क्या थे, यहाँ से इतना आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे अथवा वाले को क्या लिखना है, अथवा वाले का क्या लिखना है, अथवा वाले का क्या लिखना है, देखिए अथवा में भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या क्या हैं। देखिए अथवा वाला में क्या था, भारत के राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए, तो व्याख्या किया जाएगा। देखिए इसमें है भारत में राष्ट्रवाद का उदय किसी एक कारण से नहीं बल्कि विभिन्न परिस्थितियों के मेले से हुआ था। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण क्या था, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध असंतोष, अंग्रेज भारत का आर्थिक शोषण कर रहे थे, जिससे भी किसान, मजबूत और व्यापारिक वर्ग पूरी तरह व्यस्त था। इस झांसा शत्रु ने भारतीयों को एकजुट होने का मंच दिया। अगला हेडिंग होगा पश्चिमी शिक्षा और आधुनिक विचार, ये आपका अगला हेडिंग हो जाएगा। इसके बाद अगला हेडिंग आपको देना है धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन क्या था, वो आपको करना है, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 5 का अथवा का हो जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्न नंबर 5वें का अथवा का। तो ये आप इतना करेंगे तो प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा और आपको 6 नंबर मिलेगा। कितना नंबर, 6 नंबर का ये सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। और परिवहन भी संचार है, देखिए उसी में है, ध्यान दीजिएगा, अथवा का ही ये भी है। परिवहन और संचारण के साधन में क्या क्या था, रेलवे हो जाएगा, टेलीग्राम और आधुनिक डाक सेवा, ये हो जाएगा। साहित्य और प्रेम की भूमिका क्या क्या है, भारतीय समाचार पत्रों और देशभक्तिपूर्ण कविताओं ने जनता में राष्ट्रीय, यानी कि ये आपका हो जाएगा अगला हेडिंग। इसके बाद आपको लॉर्ड टीन की दमनकारी नीतियाँ क्या क्या हैं, ये आपको करना है। तो ये अथवा का इतना आपको करना है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रश्न नंबर 6 क्या है, ध्यान दीजिए। भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए, 6 नंबर का है। और इसके बाद अथवा में करके दिया है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किन्हीं 2 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आंसर हो जाएगा इसका, भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं। भारत एक राज्यों का संघ है, इसकी संघीय व्यवस्था की कुल विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए विशेषताएं कौन कौन से हैं, उनको नीचे रखा गया है। 2 स्तरीय शासन व्यवस्था, पहला हेडिंग होगा 2 स्तरीय शासन व्यवस्था में आपका ये होगा। भारत में शासन के 2 स्तर हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। भारत में शासक के कितने स्तर हैं, 2 स्तर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अगला हेडिंग होगा शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन में आपको नोट करना है ये। इसके बाद संघीय सूची में आप देख सकते हैं क्या क्या है, राज्य सूची में क्या क्या है, और समवर्ती सूची में क्या क्या है,
निम्नलिखित और कठोर लिखित और कठोर संविधान क्या क्या है, ये आपको रखना है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए उसमें अगला हेडिंग होगा स्वतंत्रता न्यायपालिका भी है, उसी का है अथवा वाले का। इसका वित्तीय समन्वयता आप हेडिंग देंगे, ठीक ना, इतना। इसके बाद अथवा वाला आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 6 का अथवा क्या है? भारत एक निरपेक्ष देश है। इसमें आपका पहला हेडिंग होगा अथवा वाला, ये आंसर है आपका। 6वें का अथवा वाला ये आंसर है, ये भी चल रहा था। 6वें का अथवा वाला आंसर नहीं था, अथवा वाला अब आंसर आ रहा है, ठीक ना। भारत एक निरपेक्ष देश है। भारत को निरपेक्ष देश बनाने के लिए दो प्रमुख संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं। देखिए क्या है, दूगो है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, यह आप हेडिंग होगा, पहला हेडिंग होगा इसका। और इसके बाद इतना आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। दूसरा हेडिंग होगा धार्मिक स्वतंत्रताओं का मौलिक अधिकार, ये आपका हो जाएगा दूसरा हेडिंग, ठीक ना। संविधान के अनुच्छेद में इतने से इतने के तहत सभी नागरिकों को अपने विश्वास के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और विचार करने की पूरी आज़ादी है, ये आपका हो जाएगा दूसरा। 7वें का प्रश्न नंबर 7वें का क्या है? देखिए आर्थिक क्षेत्रों का क्या तात्पर्य है? तृतीय क्षेत्र की विशेषताओं की विवेचना कीजिए, ये आपका 2 और +4 नंबर का है, ठीक ना। पहले आर्थिक क्षेत्रों का क्या तात्पर्य है इसको लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, और तृतीय क्षेत्रों की विशेषताओं का विवेचना आप करेंगे तो उस पर आपको 4 नंबर मिलेगा। अथवा में आपका दिया है उपभोक्ता अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी क्या है, 6 नंबर का है। तो पहले हम प्रश्न नंबर 7 का हम लोग आंसर देखेंगे। आर्थिक क्षेत्रों का अर्थ और तृतीय क्षेत्र की विशेषताएं क्या क्या हैं? देखिए आर्थिक क्षेत्रों का तात्पर्य क्या है? आर्थिक क्षेत्र उन विभिन्न श्रेणी को संदर्भित करते हैं जिनमें किसी देश की आर्थिक गतिविधियां को वर्गीकृत किया गया है। मुख्य रूप से इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। देखिए आर्थिक क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र और तीसरा क्या है? तीसरा है तृतीय क्षेत्र, ठीक है। और प्राथमिक क्षेत्र में आपके आते हैं कृषि और प्राकृतिक संसाधन आ जाते हैं। इसके बाद द्वितीय क्षेत्र में आ जाते हैं विनिर्माण और उद्योग आते हैं। तृतीय क्षेत्र में आ जाते हैं सेवाएं। चलिए तृतीय क्षेत्र की विशेषताएं देखते हैं। देखिए तृतीय क्षेत्र की विशेषता पूछा है, प्रथम और द्वितीय का नहीं पूछा है, तृतीय क्षेत्र का पूछा है। तो सेवाओं का उत्पादन पहला हेडिंग होगा। इस क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है बल्कि सेवाओं का सृजन किया जाता है, जैसे बैंकिंग हो गया, शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया और परिवहन हो गया। ये आपका आता है तृतीय क्षेत्र में, यानी कि सेवाओं में आएगा। जैसे डॉक्टरी हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक ना, और परिवहन हो गया, ये सभी आएगा किसमें? सेवाओं का उत्पादन में आएगा, यानी कि तृतीय क्षेत्र में आता है। अगला प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में सहायता। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में सहायता, यह स्वयं वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है लेकिन प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करता है। उदाहरण के लिए कारखानों तथा कच्चा माल पहुंचाने के लिए ट्रक या ट्रेन परिवहन की आवश्यकता होती है। ये आपका हो जाएगा अगला है। इसके बाद आगे देखते हैं रोजगार का प्रमुख स्रोत इसमें क्या क्या आएगा। आधुनिक समय में विशेष भारत में जैसे विकासशील देशों में यह क्षेत्र रोजगार देने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया, अर्थात उभरा है। अगला है बौद्धिक और सूचना आधारित सेवाएं। हेडिंग होगा बौद्धिक और सूचना आधारित सेवाएं क्या क्या है। इसमें सूचना औद्योगिक जैसे IT हो गया, सॉफ्टवेयर विकास हो गया, परामर्श हो गया जैसी उच्च कौशल
वाली सेवाएं शामिल होती हैं। आय के साथ मांग में वृद्धि अगला हेडिंग होगा। जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है वे पर्यटन, होटल, शॉपिंग और निजी अस्पतालों जैसी सेवाओं की अधिक मांग करने लगते हैं, जिससे इस क्षेत्र का विस्तार होता है। और ये आपका अगला जो है अथवा वाला आंसर, ये क्या है अथवा वाला। आपको पता है कि इसमें 2 प्रश्न था, एक तो अथवा में था, ठीक है, तो आपको किसी एक ही को करना है और इतना कर देंगे तो 6 नंबर मिलेगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर अथवे का 7वें का अथवा देखते हैं। उपभोक्ता अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी क्या है, इसको आपको नोट करना है। पहला हेडिंग होगा उपभोक्ता अधिकार वे कानून अधिकार हैं जो बाजार में उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने और उनके हितों की रक्षा के लिए दिए जाते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत मुख्य अधिकार निम्नलिखित है। पहला आपका हो जाएगा सुरक्षा अधिकार। पहला हेडिंग क्या होगा, सुरक्षा अधिकार। सुरक्षा अधिकार में क्या होगा, उपभोक्ताओं को ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के विपणन के विरुद्ध सुरक्षा पाने का अधिकार है जो जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक हैं, जैसे खराब बिजली के उपकरण। अगला हेडिंग होगा सूचना का अधिकार। उपभोक्ता को वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, स्तर और मूल्य के बारे में जानने के लिए अधिकार, ताकि वह गलत व्यापारिक प्रथाओं से बच सके। ये आपका हो जाएगा अथवा वाला। आगे भी देखते हैं। इसके बाद चुनने का अधिकार। बाजार में प्रतिवर्ती कीमतों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं सेवाओं तक सुनिश्चित करना उपभोक्ताओं का अधिकार है। अगला हेडिंग होगा सुने जाने का अधिकार। यदि किसी उपभोक्ता के कोई शिकायत है तो उसे उचित मंचों, उपभोक्ता अदालतों पर अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। अगला हेडिंग होगा निवारण का अधिकार। निवारण का अधिकार में क्या होगा, अनुचित व्यापारिक प्रथाओं या उपभोक्ताओं के शोषण के विरुद्ध मुआवजे या न्याय पाने का अधिकार है। अगला हेडिंग होगा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार हो जाएगा। इसके बाद निष्कर्ष हेडिंग होगा। ठीक है, इतना आप करेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, इतना आप करेंगे तो आपका 6 नंबर मिलेगा। ठीक ना, ये आर वाला था। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 को देखिए। प्रश्न नंबर 9 क्या है, यहाँ से मानचित्र शुरू होगा। प्रश्न नंबर 9 यहाँ से मानचित्र आपका शुरू हो जाएगा। चलिए तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि आप पार्ट 1 को नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। यदि पार्ट 1 को आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पार्ट 1 को वहाँ से जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए मानचित्र संबंधित प्रश्न है यहाँ से। ठीक है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा चित्र में चिन्हित द्वारा नाम सहित दर्शाइए। देखिए चिन्ह आपको क्या करना है, ये चिन्ह आपको दर्शाना है। ठीक ना, इसके बाद नाम भी उसका रखना है। सही नाम तथा सही स्थान अंकित कीजिए, आपको 1-1 नंबर मिलेगा। वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसका देखिए आंसर क्या है। देखिए यहाँ पर प्रश्न भी है, उसी प्रश्न को यहाँ पे हमने रखा हुआ है, उत्तर रखा हुआ है और मानचित्र पे स्थान कहाँ पे है वो आपको देखना है, यानी कि राज्य मानचित्र हेतु किस राज्य में आपको यहाँ पे स्थित करना है। ठीक है, पहला है वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। सही उत्तर आपका हो जाएगा मद्रास में। कहाँ, मद्रास, यानी कि अब चेन्नई है, पहले मद्रास था अब कहाँ हो गया है, चेन्नई। और मानचित्र में सही स्थान राज्य कौन सा होगा, तमिलनाडु आपका हो जाएगा। मानचित्र में आपको तमिलनाडु आपको दर्शाना है। चलिए दूसरा है इसका, वह जनपद जहां जलियांवाला बाग की घटना घटित हुई थी, कौन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा वो स्थान कौन सा है, अमृतसर। कौन सा स्थान है वो, अमृतसर आपका है। इसके बाद मानचित्र हेतु राज्य कौन सा होगा, पंजाब। आपको कौन सा राज्य लेना है, पंजाब राज्य।
तीसरा है वह स्थान जहां सहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा इसका स्थान कौन सा है, नागपुर है। 19 दिसंबर जो है कि 1920 अधिवेशन में हो। या यहाँ पर राज्य का नाम क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। मानचित्र में आपको महाराष्ट्र राज्य करना है, इसके बाद आपको दर्शाना है वहाँ। चौथा हो जाएगा वह जनपद जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था, गोरखपुर। कौन सा है, गोरखपुर है। मानचित्र हेतु राज्य क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, चंपारण। कौन सा स्थान है, चंपारण सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मानचित्र में कौन सा राज्य हो जाएगा, बिहार। तो ये आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 9 का ए हो जाएगा। मानचित्र के लिए है प्रश्न नंबर 9 का ए। ठीक है, ये आप पूरा आंसर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अब ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, यानी जिनको दिखाई नहीं देता है उनके लिए केवल आपको आंसर देना है, ठीक ना। तो अब केवल आंसर लिखना है, मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है आपको। तो उस समय क्या करना है आपको, देखिए इसका आंसर यहाँ पे रखा गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दृष्टिबाधित व्यक्ति परीक्षार्थियों के लिए है, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वेट कर लेता हूँ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न अगला क्या है, देखिए 9वें का बी क्या है, करे कि दिए गए भारत के रेखा चित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। आपको दर्शाना है नेशनल कार्बेट पार्क, सिंबल ये है, चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको लिखना है। मानचित्र में आपको ये चिन्ह लगाना है और नाम सहित आपको दर्शाना है कि नेशनल पार्क का चिन्ह आपका ये है और नाम इनका क्या है। चलिए देखते हैं आंसर इसका देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर सही स्थान दिया गया है और इसका उत्तर दे रखा है नेशनल पार्क। देखिए पूछा गया प्रश्न क्या था, नेशनल पार्क था, नेशनल कार्बेट पार्क था, और इसका सही नाम उत्तर हो जाएगा जिम कार्बेट। स्थान आपको उत्तराखंड का दक्षिणी भाग में आपको इसको दर्शाना है। उत्तराखंड के कौन से भाग में, दक्षिणी भाग में आपको दर्शाना है। पश्चिमी तल का बंदरगाह, देखिए अगला प्रश्न यही था ना, भारत में पश्चिमी तट पर स्थित एक बंदरगाह, ये चिन्ह द्वारा नाम लिखिए। देखिए ये चिन्ह बनाना है और आपको नाम लिखना है। बंदरगाह का ये चिन्ह है, तो ये आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पर देखिए नाम में आपको मुंबई हो जाएगा और सही स्थान हो जाएगा महाराष्ट्र का तट, समुद्र के किनारे आपको बनाना है सिंबल दे करके। समझ में आई बात, पूरा यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला है तीसरा, शिवालिक पर्वत श्रृंखला, इसका उत्तर यानी कि नाम हो जाएगा क्या, शिवालिक श्रेणी आपका हो जाएगा, इसका नाम में उत्तर हो जाएगा। इसका मानचित्र में आपको दर्शाना है हिमालय की निचली पट्टी पर आपको दर्शाना है, हिमालय की निचली पट्टी पर आपको दर्शाना है। चौथा है गुजरात की राजधानी गांधीनगर, क्या हो जाएगा, गांधीनगर होगा, और गुजरात के मध्य भाग में आपको दर्शाना है। सही स्थान इसका कहाँ है, गुजरात के मध्य भाग में इसको दर्शाना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद पांचवा है प्रमुख कोयला क्षेत्र झरिया है, क्या है, झरिया है, और यहाँ स्थान आपको मानचित्र में लेना है झारखंड राज्य का पूर्वी हिस्सा में आपको दर्शाना है। इसको कहाँ दर्शाना है, झारखंड राज्य का पूर्वी हिस्सा में आपको दर्शाना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का क्या था, 9 का बी था, प्रश्न नंबर 9 का बी था। ठीक ना, हम लोग क्या देख लिए, प्रश्न नंबर 9 का ए देख लिए हैं, 9 का ए देख लिए हैं, और 9 का आंसर भी हम लोग देख लिए ए का। इसके बाद 9 के ए में आपका आ जाता है दृष्टिबाधित, यानी कि दिखाई न देने वाले व्यक्ति के लिए आ जाता है, तो ये तो आप लोग के लिए नहीं है। आगे इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद आ जाएंगे 9 के बी में। 9 के बी में कहना है कि कह रहा है कि रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाए, यानी कि आपको दर्शाना है नेशनल आर्केड कहाँ है, इसको दर्शा करके नाम द्वारा आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पे पूरा यहाँ पे आंसर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आप इसका आंसर का स्क्रीनशॉट लेकर के आप हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ जाएगा बी, ये भी है दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए है, तो इसे आपको करना नहीं है, मैं केवल आंसर दिखा देता हूँ आंसर क्या क्या है। यहाँ पर आंसर आपका साथ में आंसर भी लिखा गया है, ठीक ना। नेशनल कार्बेट पार्क किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा।
इसके बाद भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो यह हो जाएगा मुंबई बंदरगाह हो जाएगा, या कनाडा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसके बाद गाँव में से कोई एक, ठीक ना। अगला हो जाएगा मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी का नाम लिखिए। तो आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। आंसर में क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। गुजरात के राजधानी नगर का नाम लिखिए। तो आपका हो जाएगा गांधीनगर। कौन सा नगर है? गांधीनगर आपका हो जाएगा। इसके बाद भारत के प्रमुख एक कोयले क्षेत्र का नाम बताइए। तो भारत के प्रमुख एक कोयले क्षेत्र का नाम क्या हो जाएगा? झरिया झारखंड या रानीगंज आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो बच्चों हमने पूरा कंप्लीट इसको सॉल्व करा दिया है, ठीक है। तो ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको पार्ट 1 का। पार्ट 1 को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में बहुविकल्पी प्रश्न 20 हैं। इसके बाद आपके 4 तक के प्रश्नों का हल है, खंड ख का, ठीक ना। खंड ब का जो है कि 4 तक के प्रश्नों का हल है, 4 तक के नहीं 5 तक के प्रश्नों का हल है उसमें, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। पेपर सेट नंबर 1 आपको करा दिया गया है पूरा कंप्लीट। और पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप पार्ट 1 को वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।